पूंजी बाजार के प्रकार, टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट। पूंजी बाजार से आशय सभी प्रकार के वित्तीय प्रपत्रों, अल्पकालीन दीर्घकालीन जैसे व्यापारिक, औद्योगिक, सरकारी विपत्रों के बाजार से है। ये सर एच.टी. परेख के अनुसार है। पूंजी बाजार से आशय ऐसे बाजार से होता है जो बड़ी बड़ी संस्थाओं को दीर्घकालीन ऋण की प्राप्ति करवाता है। पूंजी बाजार एक ऐसा बाजार है जो औद्योगिकरण को बढ़ावा देता है। पूंजी बाजार के माध्यम से संस्था की जो वित्तीय स्थिति है वो मजबूत होती है। पूंजी बाजार ही वह इस मार्केट है जो बड़े बड़े उद्योगों को, बड़ी संस्थाओं को लंबे समय के लिए, दीर्घकालीन अवधि के लिए ऋण उपलब्ध कराता है। और किस प्रकार से वित्त उपलब्ध करवाता है? उनके जो भी विपत्र हैं, साख हैं, नोट्स हैं, नोट्स मतलब सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज अंशों के रूप में हो सकती हैं, ऋण पत्रों के रूप में हो सकती हैं, बॉन्ड्स के रूप में हो सकती हैं। अंश में समता अंश हो सकते हैं, पूर्वाधिकारी अंश हो सकते हैं। तो इस प्रकार इन प्रतिभूतियों के माध्यम से पूंजी बाजार वित्त की प्राप्ति करवाता है। पूंजी बाजार को दो भागों में बांटा गया है, प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार। प्राथमिक बाजार वो होता है बेटा जहां पर कोई भी कंपनी पहली बार अपनी प्रतिभूतियों को मार्केट में बेचती है, जहां पर विनियोग करने वाले इन्वेस्टर्स केवल उन प्रतिभूतियों को खरीद सकते हैं, बेच नहीं सकते, क्योंकि डायरेक्ट कंपनी पहली बार उन प्रतिभूतियों को मार्केट में बेचती है। लोग उन शेयर्स को, डिबेंचर्स को, सिक्योरिटीज को खरीदते हैं, जिससे कंपनी के पास पैसा आता है और कंपनी की पूंजी का निर्माण होता है। इसलिए प्राथमिक बाजार, प्राइमरी मार्केट से आशय ऐसे मार्केट से होता है जहां पर कंपनी द्वारा पहली बार प्रतिभूतियों का निर्गमन होता है और विनियोगकर्ता डायरेक्ट कंपनी से शेयर खरीदते हैं या सिक्योरिटीज खरीदते हैं। इससे कंपनी की पूंजी का निर्माण होता है। इसका कोई फिक्स प्लेस नहीं होता है। इस मार्केट का कैसे भी आप शेयर खरीद सकते हैं, परंतु यहां पर सबसे मुख्य बात यह है कि कंपनी निर्गमन करती है। यह अंश केवल कंपनी बेचती है, विनियोग करता नहीं, इन्वेस्टर्स नहीं। वहीं दूसरा बाजार, प्राथमिक बाजार के बाद आता है सेकेंडरी मार्केट, जिसको द्वितीयक बाजार कहते हैं। द्वितीयक बाजार से आशय ऐसे बाजार से होता है जहां पर पहले से ही जारी की गई प्रतिभूतियों को विनियोगकर्ताओं द्वारा खरीदा और बेचा जाता है, जिसे हम शेयर मार्केट कहते हैं। शेयर मार्केट में रोज लाखों, करोड़ों, अरबों रुपए के लेन देन होते हैं। सिक्योरिटीज खरीदी और बेची जाती हैं, पर यह सिक्योरिटीज पहले से ही कंपनी द्वारा मार्केट में इश्यूड कर दी गई हैं। यह पैसा आम शेयर होल्डरों के पास, परचेसर से सेलर के पास इस प्रकार वो ट्रांसफर होते हैं। कंपनी के पास पैसा नहीं जाता। कंपनी के पास पैसा तो जाता है प्राथमिक बाजार में, क्योंकि हम कंपनी से डायरेक्ट अंशों को खरीद रहे होते हैं। इसलिए जब पहली बार कंपनी अंशों का निर्गमन करती है वो प्राथमिक बाजार, और कंपनी के द्वारा जारी किए गए अंश जब कंपनी पूरे अंश मार्केट में बेच देती है, सब लोगों ने कंपनी से शेयर खरीद लिए। अब मान लीजिए हमें वो कंपनी के शेयर खरीदना है, तो कंपनी के पास तो शेयर है नहीं, क्योंकि कंपनी सारे शेयर बेच चुकी है। इसलिए आपको सेकेंडरी मार्केट में उन व्यक्तियों से खरीदना होगा जो उन शेयर को बेच रहे होते हैं। इसलिए सेकेंडरी मार्केट, द्वितीयक बाजार को हम शेयर मार्केट कहते हैं, जहां पर डेली प्रतिभूतियां खरीदी और बेची जाती हैं। पूंजी बाजार के दो प्रकार हैं, प्राथमिक एवं द्वितीयक बाजार। प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार का हमने अभी आशय देखा है। अब हम देखते हैं प्राथमिक बाजार क्या है और इसकी क्या विशेषताएं हैं। पहला, प्राथमिक बाजार वह बाजार जिसमें नई प्रतिभूतियां
अर्थात बाजार में पहली बार निर्गमित किए गए अंश एवं ऋण पत्रों का विक्रय किया जाता है। पूंजी बाजार दीर्घकाल के लिए पूंजी एकत्रित करने का कार्य करते हैं। इस बाजार से नए एवं पुरानी दोनों प्रकार की कंपनियां पूंजी एकत्रित करती हैं। इस बाजार से जनता की बचत उद्योगों की ओर प्रभावित होती है। इस बाजार में प्रतिभूति पहली बार बेची जाती है तथा कंपनी द्वारा प्रतिभूतियां सीधे निवेशकों को जारी की जाती है। बैंक, वित्तीय संस्थाएं, म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियां तथा व्यक्तियों के द्वारा पूंजी बाजार में निवेश किया जाता है। इस बाजार को नए निर्गमन का बाजार भी कहा जाता है। न्यू इश्यू मार्केट, नए निर्गमन। इसके पहले भी हमने समझा कि प्राथमिक बाजार वह होता है जहां पर पहली बार कंपनी ऋण पत्रों को, अंशों को, प्रतिभूतियों को मार्केट में बेचती है और जो भी खरीदने वाले व्यक्ति होते हैं वो विनियोजक कहलाते हैं, इन्वेस्टर कहलाते हैं। तो वो डायरेक्ट कंपनी से प्रतिभूतियों को खरीदते हैं, इसलिए ऐसे बाजार को प्राथमिक बाजार कहते हैं। और यहां पर जो पैसा होता है इन्वेस्टर के द्वारा, जो पैसा लगा रहे हैं उसके बाद सीधे पैसा कंपनी के पास जाता है और कंपनी की पूंजी का निर्माण होता है, कंपनी की स्थायी पूंजी का निर्माण होता है और कंपनी का बिजनेस आगे डेवलप होता है। तो प्राथमिक बाजार के अंतर्गत नए अंश, नए ऋण पत्र, नए बॉन्ड्स, नई प्रतिभूतियां कंपनी के द्वारा बेची जाती है और इन्वेस्टर द्वारा सीधे कंपनी से खरीदे जाते हैं। बीच में कोई मीडिएटर्स नहीं होता है, तो सीधा कंपनी के पास पैसा गया तो उसको बोलते हैं हम प्राथमिक बाजार। प्राथमिक बाजार की विशेषताएं, इसका संबंध नए निर्गमन से होता है। हमने इसके आशय में देखा, नए निर्गमन का मतलब नई प्रतिभूतियों का विक्रय करना, और यह विषय जो सेल्स जो होता है डायरेक्ट कंपनी के द्वारा ही होता है। तो प्राथमिक बाजार का संबंध नए निर्गमन से होता है। जब भी कोई कंपनी नए अंश अथवा ऋण पत्रों का निर्गमन करती है तो इसको प्राथमिक बाजार कहते हैं। इसका कोई विशेष स्थान नहीं होता, किसी विशेष स्थान को प्राथमिक बाजार नहीं कहते, अपितु नए निर्गमन को ही प्राथमिक बाजार कहते हैं। इसके लिए कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं होता है। जहां भी कंपनी नए शेयर इश्यू कर रही है उसी को प्राइमरी, उसी को प्राथमिक बाजार कहते हैं। यह द्वितीयक बाजार से पहले आता है। बाजार में व्यवहार द्वितीयक बाजार के पहले किया जाता है, अर्थात पहली बार तो कंपनी बेचेगी, उसके बाद लोग आपस में जो खरीदी बिक्री करते हैं वो द्वितीयक होता है। तो द्वितीयक से पहला स्थान प्राथमिक बाजार का होता है। इसमें पूंजी एकत्रित करने की अनेक विधियां हैं। प्राथमिक बाजार में पूंजी एकत्रित करने की निम्न विधियां हैं। प्राथमिक बाजार में कंपनी अपने ऋण पत्रों को, अंशों को, प्रतिभूतियों को जारी करती है, निर्गमन करती है। तो निर्गमन किस प्रकार से होता है ये आप देखिए। पहला, सार्वजनिक निर्गमन। इसमें प्रविवरण के द्वारा जनता को अंश ऋण पत्र क्रय करने के लिए आमंत्रण दिया जाता है। यह निधि एकत्रित करने की सर्वाधिक लोकप्रिय है। इसके लिए समाचार पत्र पत्रिकाओं में विज्ञापन जारी किए जाते हैं। पब्लिक इश्यू, सार्वजनिक निर्गमन, कंपनी एक प्रविवरण जारी करती है, प्रॉस्पेक्टस, जो जनता को अंश खरीदने के लिए आमंत्रित करती है। इस प्रविवरण में कंपनी की सारी स्थिति का वर्णन होता है और जो शेयर खरीदने वाले उत्सुक लोग होते हैं वो पहले उसका अध्ययन करते हैं और प्रविवरण को पढ़कर वो कंपनी की स्थिति से परिचित होते हैं, फिर अंशों को खरीदते हैं। अतः कंपनी डायरेक्ट पब्लिक में भी शेयर इश्यू कर सकती है। तो पहला, सार्वजनिक निर्गमन के द्वारा वित्त की प्राप्ति कर सकती है। बिक्री की प्रस्तावना, इस विधि में प्रतिभूतियां सीधे निवेशकों को विक्रय न करके पूर्व निश्चित कीमत पर सीधे मध्यस्थ को विक्रय कर दिया जाते हैं और ये मध्यस्थ आम जनता को ऊंचे मूल्य पर विक्रय करते हैं। अब यहां पर क्या होता है, बिक्री की प्रस्तावना मतलब या डायरेक्ट पब्लिक को नहीं बेचे जाते हैं, या बीच में कोई मीडिएटर, कोई संस्था आ जाती है और उसको कंपनी निश्चित मूल्य पर अंशों को बेच देती है।
चाहे वो बैंक हो या कोई संस्था हो, वो कंपनी से खरीद लेते हैं और फिर ये लोग ऊंचे दाम पर आम जनता को विक्रय करते हैं। तो यहां पर सीधे जनता को विक्रय किया जाता है और यहां पर बीच में जो मीडिएटर्स होते हैं उनको बेचा जाता है, और वो मीडिएटर्स जो होते हैं उसमें अपना लाभ जोड़ करके फिर पब्लिक में इश्यू करते हैं। तीसरा होता है निजी विक्रय। इस विधि में कंपनियां अपनी प्रतिभूतियां जनता के विक्रय करने के स्थान पर बड़ी बड़ी वित्तीय संस्थाओं यथा भारतीय जीवन बीमा निगम, सामान्य बीमा कंपनी, म्यूचुअल फंड इत्यादि को बेचती है। इस विधि से कंपनी सार्वजनिक निर्गमन जारी करने से बच जाती है। तीसरा मेथड यह है कि कंपनी अपने अंशों को जनता को नहीं बेचती, बड़ी बड़ी जो वित्तीय संस्थाएं होती है उनको ही अब कंपनी अपने अंश बेच देती है। जैसे LIC कंपनी हुई, बड़ी बड़ी बैंक्स हुई, बड़ी बड़ी और भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होगी, तो ये लोग बड़ी मात्रा में शेयर खरीद लेते हैं, तो कंपनी को फिर जनता में अंशों को नहीं बेचना पड़ता, कंपनी को यहीं से वित्त की प्राप्ति हो जाती है। और अधिकार अंशों का निर्गमन। पुरानी कंपनी पुराने अंशधारियों के समक्ष अंश खरीदने का प्रस्ताव रख सकती है। इस प्रकार का निर्गमन अधिकार निर्गमन कहलाता है। पुराने अंशधारियों को पुराने खरीदे गए अंशों के अनुपात में बाजार से कम मूल्य पर नए अधिकार के रूप में दिए जाते हैं। अधिकार अंश पुराने अंशधारियों का एक विशेष अधिकार है। अधिकार अंश जिसको राइट शेयर्स बोलते हैं। यहां पर कंपनी क्या करती है कि मार्केट में जो जिस कीमत पर वो अपनी प्रतिभूति या अंशों को बेच रही होती है, तो जो पुराने शेयर होल्डर होते हैं उनको कम कीमत पर वो शेयर देती है। एक उदाहरण के लिए मान लीजिए कंपनी मार्केट में 100 रुपए में शेयर जारी कर रही है और जो पुराने शेयर होल्डर है उनको 50 रुपए में दे रही है। वही 100 रुपए का शेयर पुराने शेयर होल्डर को कितने में मिल रहा है? 50 रुपए में मिल रहा है। तो पुराने शेयर होल्डर को 50 रुपए का प्रॉफिट है। अब मान लीजिए मैं कंपनी का पुराना शेयर होल्डर हूं, तो मैं कंपनी से वो शेयर 50 रुपए में खरीद लूंगा। अब मान लो मेरे कोई परिचित है, वो कंपनी के शेयर अगर खरीदेंगे तो उनको 100 रुपए में मिलेगा क्योंकि वो नए शेयर होल्डर है और मैं पुराना हूं। तो मैं क्या कर सकता हूं, उनको 50 रुपए का शेयर 80 रुपए में बेच सकता हूं। तो मेरा अधिकार है, मुझे 30 रुपए का फायदा हो जाएगा और उन व्यक्तियों को 20 रुपए का फायदा हो जाएगा। तो ऐसा इसलिए किया जा सकता है ताकि मैं कंपनी में अपने अधिकार का प्रयोग कर सकूं। तो कंपनी जब पुराने अंशधारियों को कम मूल्य पर अंश देती है तो इसको बोलते हैं अधिकार अंश, और वो अपने अधिकार का प्रयोग करके उसको खरीद सकते हैं। तो पहला सार्वजनिक निर्गमन, कंपनी अपने अंशों को सीधे जनता में बेच सकती है। दूसरा, कंपनी सीधे जनता में नहीं बेचती है, बीच में कोई मीडिएटर्स होते हैं उनको बेच देती है, फिर वो मीडिएटर ऊंचे दाम पर भी जनता को बेचते हैं। तीसरा यह होता है निजी विक्रय, मतलब कंपनी जनता को नहीं शेयर बेचेगी, बड़ी बड़ी वित्तीय संस्थानों को ही शेयर बेच देगी। तो कंपनी को पब्लिक में शेयर इश्यू करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, उन कुछ वित्तीय संस्थाओं को वो शेयर बेच देगी और उन्हें वित्त की प्राप्ति हो जाएगी। और या फिर कंपनी अधिकार अंशों के माध्यम से कर सकती है कि अंश मार्केट में तो बिक ही रहे हैं, और अगर पुराने शेयर होल्डर चाहें तो उन्हें कम मूल्य पर कंपनी अंश दे सकती है। उसे अधिकार अंशों का निर्गमन कहा जाता है।